नमस्ते और स्वागत है। आज हम जांगो प्रोजेक्ट्स की बनावट और कॉन्फ़िगरेशन की दुनिया में एक गहरी छलांग लगा रहे हैं। हमारे पास जो सोर्स है वो इस विषय पर एक बेहतरीन लेख है, लेकिन हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन सी फाइल कहाँ है। हम उस क्यों को समझने की कोशिश करेंगे, मतलब जांगो का वो कोर लॉजिक जो इसे इतना शक्तिशाली और व्यवस्थित बनाता है। मिशन ये है कि इस चर्चा के अंत तक हमें ये समझ आ जाए कि कैसे फाइलों और फोल्डरों का एक सेट एक मजबूत और स्केलेबल वेब एप्लीकेशन की नींव रखता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ फाइलों का अरेंजमेंट नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। जैंगो का हर हिस्सा एक डिजाइन दर्शन का पालन करता है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। और ये समझना हमें सिर्फ एक बेहतर जैंगो डेवलपर नहीं बनाता, बल्कि हमें सॉफ्टवेयर डिजाइन के बड़े सिद्धांतों के बारे में भी सिखाता है। ये सोच आपको हर तरह की प्रोग्रामिंग में मदद करेगी। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। जब कोई जांगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट कमांड चलाता है तो एक बेसिक स्ट्रक्चर बनता है। इसमें manage.py नाम की एक फाइल होती है और प्रोजेक्ट के नाम का एक फोल्डर। सबसे पहले manage.py पर आते हैं। ये क्या चीज़ है और इतनी ज़रूरी क्यों है? manage.py को आप अपने प्रोजेक्ट का स्विस आर्मी नाइफ समझ सकते हैं। ये आपका कमांड लाइन असिस्टेंट है। आप डेवलपमेंट सर्वर इसी से चलाते हैं, डेटाबेस माइग्रेशंस इसी से करते हैं, नए ऐप्स भी इसी से बनाते हैं। सच कहूँ तो आप अपना ज़्यादातर समय टर्मिनल में python manage.py कमांड लिखते हुए बिताएंगे। ये एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। सोर्स में app1, app2 जैसे डायरेक्टरीज का भी जिक्र है, जिन्हें जांगो एप्स कहा जाता है। और यहीं पर नए डेवलपर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक प्रोजेक्ट और एक ऐप में आखिर फ़र्क क्या है? ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है और जेंगो के सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक है। एक प्रोजेक्ट पूरे वेब एप्लीकेशन का कंटेनर है, जैसे एक घर, और ऐप्स उस घर के कमरे हैं, किचन, बेडरूम, लिविंग रूम। हर ऐप एक सेल्फ कंटेन मॉड्यूल है जो एक खास फंक्शनैलिटी को संभालता है, जैसे एक ब्लॉग, एक पोलिंग सिस्टम या यूजर ऑथेंटिकेशन। तो ये सिर्फ कोड को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका नहीं है, इसका कोई बड़ा फायदा भी है ना? बहुत बड़ा। और ये सिर्फ कोड साफ रखने के लिए नहीं है, ये स्केलेबिलिटी की फिलॉसफी है। जब आप एक ब्लॉग ऐप बनाते हैं तो आप उसे एक ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट करते हैं। इसका मतलब है कि कल अगर आपकी कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है और उसमें भी ब्लॉग चाहिए, तो आपकी टीम उस ऐप को लगभग बिना किसी बदलाव के वहां प्लग इन कर सकती है। यही चीज जांगो को बड़ी टीमों और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इतना पावरफुल बनाती है। आप अपने आर्किटेक्चर को टुकड़ों में बांट सकते हैं। एक टीम ऑथेंटिकेशन ऐप पर काम कर सकती है, दूसरी पेमेंट ऐप पर, और किसी को एक दूसरे के कोड में झांकने की जरूरत नहीं है। समझ गया। तो ये आपको एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन बनाने से बचाता है, जहां सब कुछ एक दूसरे से बुरी तरह उलझा होता है। अब उस हिस्से पर आते हैं जिसे सोर्स प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन हार्ट कहता है, settings.py फाइल। ये वाकई में प्रोजेक्ट का कमांड सेंटर है और इसमें घुसते ही सबसे पहले नजर पड़ती है debug = true पर। सोर्स कहता है कि ये सिर्फ एरर पेज दिखाने के लिए नहीं है, इसका परफॉर्मेंस पर भी भारी असर पड़ता है। बिल्कुल। और ये एक ऐसी गलती है जो मैंने बहुत से लोगों को प्रोडक्शन में करते देखा है। जब डीबग मोड ऑन होता है, जेंगो हर एक एसक्यूएल क्वेरी को मेमोरी में स्टोर करता है ताकि आप उसे डीबग कर सकें। डेवलपमेंट में ये कमाल का है, लेकिन प्रोडक्शन में ये आपकी साइट को बहुत स्लो कर सकता है और मेमोरी लीक का कारण भी बन सकता है। तो इसे फॉल्स करना सिर्फ सिक्योरिटी का मामला नहीं, परफॉर्मेंस का भी है। और सिक्योरिटी की बात करें तो अलाउड होस्ट्स और सीक्रेट की भी है। सीक्रेट की को लेकर तो मैंने कई डरावनी कहानियां सुनी हैं कि लोग इसे गलती से गिटहब पर डाल देते हैं। हाँ, ये क्लासिक गलती है, सीक्रेट की। ये मेरा मतलब है ये आपकी एप्लीकेशन की तिजोरी की चाबी है। जैंगो इसका इस्तेमाल सेशन डेटा को सिक्योर करने, पासवर्ड रीसेट टोकन बनाने और हर तरह के क्रिप्टोग्राफिक साइनिंग के लिए करता है। अगर ये लीक हो गया तो कोई भी आपके यूजर्स के सेशन को हाईजैक कर सकता है। और अलाउड होस्ट्स आपकी एप्लीकेशन को होस्ट हेडर हमलों से बचाता है। ये आपकी पहली डिफेंस लाइन है। ये बताता है कि आपका प्रोजेक्ट किन डोमेन नेम से सर्व किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने अपने कमरे यानी ऐप्स बना लिए। अब घर को बताना पड़ेगा कि ये कमरे मौजूद हैं। यहीं पर इंस्टॉल्ड ऐप्स की लिस्ट काम आती है। लेकिन मैंने देखा है कि इस लिस्ट में ऐप्स का ऑर्डर भी कभी-कभी बहुत मायने रखता है। क्या ये एक आम पेज है, मतलब एक पेज है जिसका ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ज्यादातर समय ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप जैंगो के बिल्ट इन ऐप्स को ओवरराइड कर रहे हों या कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हों जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
Django इस लिस्ट को ऊपर से नीचे पढ़ता है। और हाँ, हर नए Django डेवलपर की जिंदगी में एक पल आता है जब वो घंटों तक अपना कोड डीबग करता है और आखिर में पता चलता है कि वो बस अपने नए ऐप को इंस्टॉल्ड ऐप्स में डालना भूल गया था। ये एक तरह का राइट ऑफ पैसेज है। मैं इस दर्द को महसूस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐप्स रजिस्टर हो गए, लेकिन जब कोई यूजर दरवाजे पर दस्तक देता है यानी कि रिक्वेस्ट भेजता है, तो उसे सीधे कमरे में भेजने से पहले कोई सिक्योरिटी गार्ड या रिसेप्शनिस्ट भी तो होना चाहिए। एक शब्द जो मुझे हमें थोड़ा डराता है वो है मिडलवेयर। क्या यही काम करता है? ये एकदम सही एनालॉजी है। मिडलवेयर को एक असेंबली लाइन पर चेक पॉइंट्स की तरह सोचें। जब इंटरनेट से कोई रिक्वेस्ट आती है तो आपके व्यू यानी आपके लिखे हुए असली लॉजिक तक पहुंचने से पहले वो कई मिडलवेयर लेयर से होकर गुजरती है। एक मिडलवेयर ऑथेंटिकेशन की जांच कर सकता है कि यूजर लॉगिन है या नहीं। दूसरा CSRF हमलों से सुरक्षा के लिए टोकन की जांच कर सकता है। तीसरा सेशन मैनेजमेंट संभाल सकता है। और जब आपका व्यू एक रिस्पॉन्स तैयार करता है तो वो रिस्पॉन्स भी वापस उन्हीं मिडलवेयर लेयर से होकर गुजरता है ब्राउजर तक पहुंचने से पहले। ये तो बहुत शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल के बीच में अपनी खुद की लेयर्स भी डाल सकते हैं। बिल्कुल, आप अपनी खुद की मिडलवेयर क्लास भी लिख सकती हैं और उसे इस लिस्ट में जोड़ सकती हैं, जो आपको रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पर बहुत बारीक नियंत्रण देता है। ये Django के सबसे फ्लेक्सिबल हिस्सों में से एक है। कमाल है। तो हम रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हैं, यूजर को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार इस सारे लॉजिक को कहीं ना कहीं डेटा तो स्टोर करना ही होगा। यहीं पर डेटाबेसेस सेटिंग काम आती है ना? हाँ, यहीं पर आप अपने प्रोजेक्ट के लिए डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करती हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से ये सोयल SQL के साथ आता है, जो शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसके लिए किसी अलग सर्वर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जैसे ही आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सीरियस होता है, आप इसे आसानी से PostgreSQL या MySQL जैसे ज़्यादा पावरफुल डेटाबेस के लिए बदल सकते हैं। Django का ORM मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर इतना अच्छा है कि आपको शायद ही कभी SQL लिखनी पड़े। ये Django की बैटरीज इंक्लूडेड फिलॉसफी का एक बड़ा हिस्सा है। और आखिर में जब रिक्वेस्ट हर चीज से गुजर जाती है तो Django को कैसे पता चलता है कि कौन सा कोड चलाना है? सोर्स में urls.py के लिए एक बेहतरीन एनालॉजी है आपकी साइट का केबल ऑफ कंटेंट्स। ये एक परफेक्ट एनालॉजी है। ये फाइल URL पाथ को आपके कोड में मौजूद व्यू जो कि पाइथन फंक्शन या क्लास हो सकते हैं उनसे मैप करती है। सरल शब्दों में ये तय करती है कि जब कोई यूजर yourwebsite.com अबाउट पर जाता है तो कौन सा फंक्शन चलना चाहिए, या जब कोई yourwebsite.com ब्लॉग my-first post पर जाता है तो कौन सा ब्लॉग पोस्ट दिखाना है। और अच्छी बात यह है कि आप URLs को अपने व्यू लॉजिक से पूरी तरह अलग रख सकते हैं। आप कल अपनी पूरी URL स्कीम बदल सकते हैं बिना अपने व्यू कोड की एक भी लाइन को छुए। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि लेख कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सवालों को भी उठाता है। एक जो हमेशा सामने आता है, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन वातावरण के लिए अलग अलग सेटिंग्स का प्रबंधन कैसे करें। डेवलपमेंट में हमें डीबग इक्वल्स टू ट्रू चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन में फॉल्स। डेटाबेस भी अलग हो सकता है। सिर्फ अलग अलग फाइलें बनाना थोड़ा पुराना तरीका लगता है। हाँ, ये एक बहुत ही आम चुनौती है और इसका सही समाधान बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छा तरीका एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का उपयोग करना है। इसका मतलब है कि आप अपनी settings.py फाइल में कभी भी पासवर्ड या सीक्रेट की सीधे नहीं लिखते हैं। आप पाइथन डीकपल जैसी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करती हैं। आप एक .env फाइल बनाती हैं जिसमें आप अपनी सारी सीक्रेट कीज और पासवर्ड्स रखती हैं। ये फाइल आप कभी भी गिट में कमिट नहीं करते हैं। फिर आपकी settings.py फाइल इन एनवायरनमेंट वेरिएबल से वैल्यूज पढ़ती है। इससे आपका कोड क्लीन रहता है और कोई भी एक्सीडेंटली प्रोडक्शन पासवर्ड्स को पब्लिक नहीं कर सकता। ये आज के समय में एक नॉन नेगोशिएबल बेस्ट प्रैक्टिस है। यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। सोर्स का एक और दिलचस्प हिस्सा Django के अंतर्राष्ट्रीयकरण मतलब इंटरनेशनलाइजेशन और लोकलाइजेशन के सपोर्ट के बारे में है, जिसे settings.py में लैंग्वेज कोड और टाइम जोन जैसी सेटिंग्स के माध्यम से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि Django को शुरू से ही ग्लोबल ऑडियंस के लिए एप्लीकेशन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आप आसानी से अपनी साइट को कई भाषाओं का समर्थन करने के लिए कॉन्फ़िगर कर सकती हैं। Django में ट्रांसलेशन का सिस्टम इतना अच्छा है कि आप अपने कोड में स्ट्रिंग्स को एक खास तरीके से लिखते हैं और Django उन्हें रन टाइम पर यूज़र की पसंदीदा भाषा में ट्रांसलेट कर सकता है। टाइम जोन्स ये सुनिश्चित करता है कि डेट और टाइम हमेशा सही रहें, चाहे आपका सर्वर अमेरिका में हो और यूज़र इंडिया में।
ये सब Django के बैटरीज इंक्लूडेड फिलॉसफी को और मजबूत करता है। तो इस पूरी चर्चा को संक्षेप में देखें तो Django का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर और इसकी सेटिंग्स सिर्फ फाइलों और कॉन्फ़िगरेशन का एक संग्रह नहीं है। ये एक बहुत ही सुविचारित दर्शन का परिणाम है जो मॉड्युलैरिटी, सुरक्षा और स्केलेबिलिटी पर जोर देता है। manage.py से लेकर एप्स और मिडलवेयर तक हर चीज का अपना स्थान है और एक स्पष्ट उद्देश्य है। सेका ये संरचना और कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम सालों के अनुभव से पैदा हुआ है। ये उन समस्याओं का समाधान करता है जो वेब डेवलपर्स को बार-बार सामना करनी पड़ती हैं। और ये सुनने वालों के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। सोर्स ने दिखाया कि Django में हर चीज, चाहे वो एक ऐप हो, एक मिडलवेयर हो या एक URL कॉन्फ़िगरेशन हो, उसे अलग और पुनः प्रयोज्य बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये हमें सॉफ्टवेयर बनाने के सामान्य तरीके के बारे में क्या सिखाता है? क्या हम अपने कोड के अन्य हिस्सों में भी, भले ही हम वेब डेवलपमेंट ना कर रहे हों, इसी तरह की मॉड्युलैरिटी और सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स के सिद्धांत को लागू कर सकते हैं? एक जटिल समस्या को छोटे, स्वतंत्र और मैनेज करने लायक हिस्सों में तोड़ने का असली फायदा क्या हो सकता है?